प्रसिद्ध विद्वान अभी आपके बीच हितेंद्र पटेल जी को आपने सुना और उन्होंने आपके बीच मानवतावाद और राष्ट्रवाद की जो मुख्य बातें हैं वो उन्होंने बीच रखी। हालांकि उनके पास समय का अभाव रहा, नहीं तो इस पर एक विस्तृत चर्चा भी हो सकती थी कि राष्ट्रवाद के नाम पे अभी देश में क्या चल रहा है और राष्ट्र निर्माण को कैसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा जा रहा है और लोगों के बीच नफरत फैलाया जा रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बात रखी। और अब हमारे बीच चर्चित IPS विभूति नारायण राय जी न केवल एक चर्चित IPS हैं बल्कि कई घटनाओं के गवाह रहे हैं। इसके बाद जो साहित्य के क्षेत्र में भी इनका शानदार योगदान रहा है, इन्होंने कई पुस्तकें लिखी है, ये VC भी रह चुके हैं। तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं विभूति नारायण राय जी का। आज के हिंदुस्तान में और आज के हिंदुस्तान में भी आज इनको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि आज के हिंदुस्तान में क्या हम लोग अक्सर देखते रहते हैं कि इनका जो लेखन है उन लेखन को पूरे देश में काफ़ी लोग हमें तो फ़ोन करके बताते हैं कि उनका जो लेखन है वो काफ़ी लोकप्रिय लेखन है। जी आइए। आदरणीय राजन जी, हमारे समय के दो बड़े रचनाकार उदय प्रकाश जी और आलोक धनवा जी यहाँ मौजूद हैं। इतिहासकार पटेल जी, मंच पर उपस्थित प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव सिरसा जी, उत्तर प्रदेश प्रदेश के महासचिव संजय श्रीवास्तव जी, मंच पर दूसरे अन्य मित्रगण, देवियों और सज्जनों, 75 वर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा समय होता है और 75 वर्ष एक बहुत छोटा समय भी हो सकता है। जब हम किसी के जन्मदिन पर इकट्ठे होते हैं या किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो क्या हम सिर्फ उसे याद करते हैं? राजन जी ने जो 75 वर्ष बिताए, क्या हम सिर्फ ये संख्या गिनने के लिए यहाँ खड़े हुए और एक औपचारिक शुभकामना व्यक्त करने के लिए जीवन श्रद्धेय शतम ये कहने के लिए कि आपके 100वें जन्मदिन पर भी हम यहाँ आएंगे? या 75 वर्ष के राजन जी हुए तो हम उन 75 वर्षों का लेखा जोखा भी उसके साथ साथ ले रहे हैं जिनसे होकर के गुजरे। मैं समझता हूँ कि किसी बड़े आदमी का जन्मदिन जब हम मनाते हैं तो उसकी अपनी उपस्थिति इस अर्थ में गौण होती है कि वो तो एक निमित्त मात्र है। उसके बहाने हम उन सारे संघर्षों को याद करते हैं, उसके बहाने हम उस सारे झंझावात को याद करते हैं, उसके बहाने हम एक समय जो जिसके साथ उसका वक्त गुजरा है उसकी सच्चाइयों को याद करते हैं। अपने समय में उसने कितना दखल दिया है, अपने समय को क्या किसी अर्थ में वो छू पाया, किसी अर्थ में बदल पाया? बदलना तो चलिए बहुत बड़ा दावा हो सकता है, क्या किसी अर्थ में भी उस समय को प्रभावित कर पाया? इस पर हम विचार करते हैं। मैं समझता हूँ कि राजेंद्र जी का ये 75 वर्ष और जिधर अभी हितेंद्र कह रहे थे कि ये इत्तेफाक से भारतीय इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड है। भारत आज़ाद होने जा रहा है, अभी ये तय नहीं हुआ है कि उसका विभाजन होगा या नहीं होगा। 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने ये घोषणा की 4 जून को कि भारत अब विभाजित होगा और जो समय रखा गया था उससे 1 वर्ष पहले ही उसे आज़ाद कर देंगे, यानी 15 अगस्त 1948 की जगह 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो जाएगा और एक विभाजित भारत आज़ाद होगा। आप समझिए कि कितने बड़े झंझावात का ये दौर रहा होगा। ये एक ऐसा दौर था जब एक नया देश बन रहा था और नया देश सिर्फ जो भूभाग है, जो भूगोल है, उस पर जो रेखाएं खींची है उसके अनुसार नहीं बन रहा था, बल्कि जो जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक पंक्तियां हैं कि हम नियति से साक्षात्कार कर रहे थे। हमें पता था कि हमारी नियति है, हमें आज़ादी मिलेगी, अब हम उससे साक्षात्कार करने जा रहे हैं। लेकिन वो किस रूप में बनेगा,
किस तरह का उसका आकार प्रकार होगा, क्या उसका चरित्र होगा, क्या चाल होगी, कैसा चेहरा होगा, इसके बारे में सब कुछ आप कह सकते हैं कि रहस्य के गर्भ में था। जिस भाषण का जिक्र अभी हितेन जी ने किया वो जवाहरलाल नेहरू की बड़ी ऐतिहासिक भूमिका को उद्घाटित करता है। मैं उसको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी किस समय में इन्होंने आंखें खोली थी और कैसे वक्त में इनका शैशव बीता, इनका बचपन बीता, इसे जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को एक संविधान बन गया। वो संविधान ये कहता था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य होगा। ये अपने आप में बड़ा अजीब किस्म की घोषणा थी। मेरे मन में हमेशा ये जिज्ञासा रही कि भारत कैसे एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये तय हो गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, दो अलग नेशन हैं, ये साथ नहीं रह सकते। और उसका नतीजा भी हम देख रहे थे। दुनिया में कहीं भी विस्थापन की इससे बड़ी जो मिसाल है वो आप नहीं पाएंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार विस्थापित हुए, 40-50 लाख लोग मारे गए, और जिसे आप कह सकते हैं कि पीड़ा की, तकलीफ़ की अनंत कथाएं हैं, उनका यहाँ बयान करना संभव नहीं है। ऐसे समय में जब इस तरह का परिदृश्य था चारों तरफ, कैसे भारत की संविधान सभा ने ये तय किया कि हम एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बनाएंगे। बहुत आसान था ये तय करना कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, दो अलग अलग धर्माधारित राज्य बनेंगे। हमारे बगल में एक इस्लामी हुकूमत बन गई थी, हम यहाँ एक हिंदू राज्य बना देंगे। इससे आसान तो कोई बात नहीं हो सकती थी। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं, स्वप्नदर्शी, भविष्यदर्शी, एक बहुत ही प्रगतिशील, एक ऐसा जो फॉरवर्ड लुकिंग, जिसे आप कह सकते हैं, आगे देखने वाला नेतृत्व था। उसमें आज़ाद होने के बाद 7-8 महीने तक महात्मा गांधी रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, सरदार पटेल रहे, और एक लंबी परंपरा थी जो इसमें कोई शक नहीं कि उसमें बहुत सारे लोग विलायत पलट थे। अभी हितेन उसका जिक्र कर रहे थे। उसमें कम्युनिस्ट थे, उसमें सोशलिस्ट थे, उसमें तरह तरह के लोग थे। आधुनिक शिक्षा हासिल करके आए थे, जिन्हें सही अर्थों में आप आधुनिक कह सकते हैं, मॉडर्न कह सकते हैं, ऐसे लोग थे। उन्होंने तय किया कि नहीं, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेंगे। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया। तो क्या ये इतना आसान था? मैं इसलिए भी इसे कह रहा हूँ कि आप देखिए, जिस संविधान सभा ने ये फैसला किया था वो जनता से चुनी हुई संविधान सभा नहीं थी। वो बड़ी मज़ेदार किस्म की एक विधायिका थी। उसमें जो लोग चुन के आए थे 1946 के चुनाव में, वो एक ऐसे एक्ट के तहत चुने गए थे जिसमें सार्वजनिक मताधिकार नहीं था। आप वोटर होंगे, इसके लिए ज़रूरी था कि आपके पास संपत्ति हो। आप वोटर होंगे इसलिए ज़रूरी था कि आप कुछ खास तरह की शिक्षा आपने हासिल की हो। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे, जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर जो एक राजे रजवाड़े थे, उनके प्रतिनिधि थे। इन सारे लोगों ने बना तो दिया, लेकिन क्या इसे आसानी से स्वीकार किया गया था? आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात जब तिरंगा फहराया जा रहा था, उसके 12 घंटे पहले हमारे यहाँ एक संगठन जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उसका मुखपत्र था ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र ने ये लेख छापा कि ये तिरंगा रंग तो अशुभ है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आज़ादी मिली और हम एक अशुभ रंग को अपना राष्ट्रीय ध्वज मान लें। उन्होंने कहा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो भगवा हो सकता है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उसी मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र ने लिखा, हमें ऐसा संविधान मंजूर नहीं है, हमारा संविधान तो मनुस्मृति आधारित होगा। ये संविधान जो पश्चिम से आयातित है, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये तो पश्चिम से हम ले आए, ये संविधान हमें मंजूर नहीं है। ये 2 उदाहरण तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ आपका ध्यान दिलाने के लिए कि एक ज़बरदस्त प्रतिरोध था इस बात के लिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य न बने। जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे,
जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे, कांग्रेसियों ने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया, क्योंकि अब 1952 में जो चुनाव होने जा रहा था उसमें ये फैसला होता कि था ये जो 1950 26 जनवरी 1950 को जो संविधान स्वीकृत हुआ है, क्या यही संविधान भारत पे लागू होगा। अगर 1952 में जनता रिजेक्ट कर देती तो ये संविधान लागू नहीं हो सकता था। उस समय हिंदुत्व की 3 पार्टियां थीं। हिंदू महासभा सबसे पुरानी पार्टी थी, राम राज्य परिषद बन गई थी, और भारतीय जनसंघ भी 1950 में बन गई थी, जो 1952 के चुनाव में लड़ी। आपको सिर्फ मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कितने मुश्किल वक्त में राजन जी ने आंखें खोली होंगी और कितने मुश्किल वक्त में इनका विकास हुआ होगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में 300 सभाएँ की। जालंधर से शुरू किया और देश के कोने कोने में गए। जवाहरलाल नेहरू इस देश में 15-20 भाषाएं थीं, वो सारी भाषाएं नहीं जानते थे। इस देश में जो शिक्षा का परसेंटेज था वो 7 या 8 था, यानी अशिक्षित जनता को जा कर के एक ऐसी भाषा में जिससे वो जनता वाकिफ़ नहीं है, वो भाषा थी हिंदुस्तानी। जालंधर से लेकर के और मद्रास से लेकर कोयम्बटूर से लेकर गुवाहाटी तक जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी में बोले, और हर जगह उन्होंने 1.5 घंटे का औसत भाषण था। हर जगह 3-4 लाख लोग इकट्ठे होते थे। 300 जगहों पे सभाएं हुई, और रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में इसका बड़ा विस्तार से विश्लेषण किया है, जिसे आप कंटेंट एनालिसिस आज कहते हैं। जिस दिन जवाहरलाल नेहरू कोयम्बटूर में गए, उसके दूसरे दिन के अखबार वहाँ के जो थे उनकी उन्होंने कंटेंट एनालिसिस की। वो जानना चाहते थे कि जिस अशिक्षित जनता के बीच में बोल रहे हैं, एक ऐसी भाषा में जो बोल रहे हैं जिसकी वो मातृभाषा नहीं है, और ये जनता बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। इसके अलावा उसी शहर में हिंदुओं और सिखों के लुटे पिटे काफ़िले आकर के डेरे डाले हुए हैं, और वो अपनी कहानियाँ लेके आए हैं। वो कहानियाँ बड़ी तकलीफ़देह और दर्दनाक कहानियाँ थी, और उन कहानियों से उत्तेजना फैल रही थी। इनके बीच में जनता को ये समझाना कि भाई हम हिंदू राज नहीं बनेंगे, अगर हम हिंदू राज बन गए तो हम पिछड़ जाएंगे, हम टूट जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू तो साफ साफ कहते थे कि भारत एक रह ही नहीं पाएगा, हम टूट जाएंगे, हमें एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है। और उन्होंने इन 300 सभाओं में लोगों को कन्विंस किया। आपको जान के खुशी होगी कि जब चुनाव हुआ तो 400 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली, और दूसरे नंबर की पार्टी CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको भी 20-22 सीटें मिली। और ये तीनों जो हिंदुत्व की पार्टियां थी, इनको सिर्फ 10 सीटें मिली। तीनों ने मिला के सिर्फ 10 सीटें जीती, और उसी दिन ये तय हो गया कि नहीं, यही संविधान लागू होगा, और यही संविधान जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है वो लागू होगा। ये भूमिका मैंने सिर्फ इसलिए बांधी कि जिस समय राजन जी ने शिक्षा हासिल करनी शुरू की, जिस समय राजन जी ने आंखें खोली, जिस समय राजन जी ने सक्रियता दिखाई, जब राजनीतिक चेतना इनके अंदर पैदा हुई, इनके सामने दोनों रास्ते थे। ऐसा नहीं था कि हिंदुत्व की शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थी। स्वतंत्र पार्टी नाम की एक पार्टी थी जो खुलेआम जमींदारों और राजे रजवाड़ों का पक्ष लेती थी। भारतीय जनसंघ थी, राम राज्य परिषद था, हिंदू महासभा थी। इनमें से किसी जगह ये जा सकते थे और जा कर के एक आरामदेह ज़िंदगी बिता सकते थे। कांग्रेस थी, कांग्रेस कहने के लिए तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी वो एक ख़ास तरह की चेतना से लैस थी। उनके बाद वाली कांग्रेस उस तरह की नहीं रही, और बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से छोड़ के कांग्रेस में गए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी थी, सत्ता के करीब रहते, सत्ता का सुख लेते। लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, और वो दूसरा रास्ता कितना मुश्किल रहा होगा इसका आप अंदाज़ लगा सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात से, मैं तो एकदम, जब मैंने कल सुना तो मैं, जैसे आप कह सकते हैं कि रोमांच हो गया जब मैंने ये सुना कि इन्होंने अपना देह दान कर दिया, इनकी श्रीमती जी ने देह दान कर दिया। तो ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक्सीडेंट में कहीं मरने लगूँ तो मेरी आँख मेरे परिवार वाले किसी को दे दें। ये एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना के जरिए आप उन सारे विश्वासों को चुनौती दे रहे हैं जो विश्वास आपको कर्मकांड की तरफ ले जाते हैं।
जो विश्वास आपको अगले जन्म का भरोसा देते हैं, जो विश्वास आपको स्वर्ग नरक की तस्वीर दिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ना आज सवेरे जब टहल रहे थे हम लोग, तो इन्होंने एक जिसे आप सही अर्थों में मंदिर कह सकते हैं वो दिखाया, शिक्षा का मंदिर। तो मैंने सोचा कि ये जितना संसाधन इन्होंने खर्च किया, इनकी जगह कोई दूसरा होता तो यहाँ पे बढ़िया एक शिव मंदिर स्थापित करता, भव्य राम जी का मंदिर स्थापित करता, अपना परलोक सुधारता। लेकिन अपना परलोक सुधारने की जगह ये बच्चों का ये लोग सुधार रहे हैं। बच्चों को ये उन बच्चों को, उसमें ज़्यादातर बच्चे, जैसे मैंने तो सालों बाद हमारा भी बहुत पिछड़ा इलाका, गरीब इलाका है, लेकिन नंगे पैर बिना चप्पलों के बच्चे नहीं दिखाई देते। यहाँ अभी भी मुझे बेगूसराय के इस स्कूल में कुछ बच्चे नंगे पैर जाते हुए दिखे। तो एक ऐसे पिछड़े इलाके में जहाँ बच्चों को पहनने के लिए चप्पलें जिनके पास ना हो, उनके लिए शिक्षा का एक इतनी बड़ी सुविधा स्थापित करना, कम से कम दर्जा 1 से लेकर दर्जा 12 तक तो अब उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है कि ये छोटा मोटा काम नहीं, केवल यही एक काम करके ये जाते, तब भी मुझे लगता है कि इन्हें हमेशा याद किया जाता। तो ये दो उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक उस धारा को समझ सकें जो 1947 के बाद से लेकर के आज तक एक पैरेलल धारा चली, जिसने गलतियाँ भी बहुत की, जिसने शुरू में गांधी का और यहाँ तक कहा कि आज़ादी झूठी है, लेकिन वो अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से सीखती रही और अपने को सुधारती रही, आगे बढ़ती रही, पीछे हटती रही। ये सारी प्रक्रियाएं तो चलती रही। तो एक ऐसी विचारधारा से, एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया से राजेंद्र जी ने अपने को जोड़ा, उस धारा के पक्ष में खड़े हुए, जो धारा इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है, जो इस देश को आगे ले जाना चाहती है, जो इस देश में इतिहास का पत्थर बांध करके और डूब मरने के लिए नहीं कहती। अपने पेट में इतिहास का पत्थर बांध करके बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि नदी में कूद जा रहे हैं, तो वो डूब रहे हैं। लेकिन उन डूबने वालों को बचाने के लिए जो प्रयास करना, वो तो हमें करना ही है। बाकी लोग भी उसी तरह ना डूबें, इसका प्रयास करना है। तो ये प्रयास राजेंद्र जी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राजेंद्र जी के बहाने अगर हम समय पर बात करें तो आज कैसा समय हमारे सामने आ गया। मैं, चूँकि मेरी दिलचस्पी है, हालांकि सेन टोक रहे थे कि मैं लगातार मोबाइल पे अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मैं रह नहीं सकता अगर मुझे पता चल जाए कि काशी में अचानक फिर से बाबा प्रकट हो गए। तो ये बाबा कहाँ रहते हैं जब काशी में भुखमरी फैलती है, जब काशी में अभी जो चिकित्सा का अभाव था, जब ये महामारी फैली थी। आपको पता है कि काशी का कोई परिवार ऐसा नहीं होगा, मतलब मेरी तो वहाँ ससुराल है, मैं छात्र जीवन से जुड़ा हूँ, मुझे एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जहाँ इस कोरोना काल में जिसने कोई खोया ना हो। तो राजेंद्र जी जो काम कर रहे हैं, उससे ये सवाल पैदा होता है कि बाबा कहाँ थे। 2 साल पहले प्रकट हो गए होते, अस्पतालों की सुविधा, अस्पतालों के संसाधन बढ़ गए होते, लेकिन ये बाबा नहीं प्रकट होते। तो ये राजेंद्र जी जो काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ हितेन पटेल की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला के कहना चाहता हूँ, ये एक बड़ा काम है और आप लोग इनका साथ दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। देश प्रगति के रास्ते पे जाए, देश अवनति के रास्ते पर ना जाए। इतिहास हमारी ताकत बने, इतिहास में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो सकारात्मक पक्ष हो, हमारी ताकत बने। इतिहास हमारे पेट में पत्थर की तरह न चिपक जाए कि उसको ले करके हम तैर ना पाए। तो हमें इनके जन्मदिन पर यही प्रण करना चाहिए, यही प्रतिज्ञा करनी चाहिए, यही निर्णय करना चाहिए। और आज सवेरे थोड़ा मुझे समय लग गया, मेरा गणित कमज़ोर है। मैंने ऊपर देखा कि जो सन लिखा हुआ था 1931, तो वो 100 साल कब होंगे, तो पता चला कि वो अगले 8-9 सालों में 100 साल हो जाएंगे। तो मैं इस कामना के साथ जा रहा हूँ कि राजेंद्र जी की जब 84वीं वर्षगांठ हो और इस पुस्तकालय के 100 वर्ष पूरे हो रहे हो, तब भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। धन्यवाद।